हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका पीएच केमिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तो एक सीरीज में बनाऊंगी वीडियोस की, और ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, फिर भी आप ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से एग्जाम में करके आ सकते हैं, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो इधर उधर की बातें किए बिना लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द चैप्टर। सो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। बायो मीन्स होता है लाइफ। तो लाइफ मीन्स व्हाट? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज क्या लगती है? एक ईंट। एक एक ईंट को खड़ी करके क्या होता है? एक इमारत बनती है। वैसे ही एक एक बायोमोलिक्यूल्स जो है वो हमारी पूरी की पूरी लिविंग सिस्टम बनाते हैं, हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। मीन्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो सारे नॉन लिविंग है। तो बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? इनमें आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन बेस्ड डाइट खाते हैं। प्रोटीन बेस्ड डाइट मीन्स ऐसा खाना खाते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। विटामिन हमारे बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। कई बार अगर उनकी कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? विटामिन की टैबलेट बाहर से इनटेक करने के लिए बोलता है। तो क्यों बोलता है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो है हमारी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इनका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। सो सिंपलर डेफिनेशन में आपको बताती हूँ क्या है बायोमोलिक्यूल्स के डेफिनेशन। दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर हेल्पफुल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लिविंग लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल जो हम अभी देखने वाले हैं वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है देखते हैं। इस नाम को हम क्या करना है? दो वर्ड्स में डिवाइड कर देना है। कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स क्या? वाटर। H2O। H2O के नाम है अलग अलग। हाइड्रेट भी इसको हम बोलते हैं, एक्वा भी बोलते हैं। तो जहां पर वर्ड आ गया हाइड्रेट, समझ जाना वहां पर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो कार्बो, कार्बो मीन्स क्या? कार्बन। कार्बो मीन्स कार्बन। सो इसकी डेफिनेशन क्या देखी गई? दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या है? हाइड्रेट्स है। हाइड्रेट मीन्स इनका जनरल फॉर्मूला है C6H2O/Y। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ये जनरल फॉर्मूले में बैठते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया C6H12O6, वेल नोन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। अब देखिए ये फॉर्मूले में बैठ रहा है क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C6H2O/6। इसको हम 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मूले में बैठ रहा है, ऑफ कोर्स बैठ रहा है। मींस ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। दैट मींस ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा देख लो C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज का। सुक्रोज क्या है? केन शुगर है। गन्ने में जो शुगर होता है ना उसको बोलते हैं सुक्रोज। जो हम घर पे जो शुगर खाते हैं वो होता है सुक्रोज, ग्लूकोज नहीं होता, सुक्रोज होता है। तो वो ये फॉर्मूला में बैठ रहा है क्या? देखते हैं बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। देखिए इसको मैंने इस तरीके से लिखा, फॉर्मूला वही है, लिखने का तरीका अलग है। 11 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन कितना होगा? 22। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा? 11। यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा? बैठ रहा है। दैट मीन्स सुक्रोज इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो एक फॉर्मूला में लिखती हूँ एसिटिक एसिड, आप सभी को पता होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? C2H4O2।
C2H2O/2, ये है एसिटिक एसिड। ये फॉर्मूला जो है ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसमें बैठ रहा है, जी हाँ बैठ रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक एसिड है। इसका मतलब अब देखो एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, C6H12O5, ये फॉर्मूला है राइबोस का। ये फॉर्मूला देखो, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन CxH2O में बैठ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जिनका फॉर्मूला तो इसमें बैठ रहा है, बट ये कंपाउंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और ऐसे कुछ कंपाउंड्स भी हैं जिनका फॉर्मूला ये जनरल फॉर्मूला में नहीं बैठ रहा, बट ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। थोड़ी सी समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी, दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है कंपाउंड, ये मैं आपको आने वाले 1 मिनट में बताने वाली हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एक लाइट होता है प्लेन पोलराइज लाइट, जो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स, वो लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। इसको हम शॉर्ट में PPL भी बोलते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम कोई कंपाउंड से पास करते हैं तो ये क्या करता है कंपाउंड, प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो कोई ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, वो कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। पॉलीहाइड्रोक्सी, नाम से ही देखो पता चल रहा है, पॉली मीन्स मोर देन 2, मेनी, पॉली मीन्स मेनी, और हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है? OH ग्रुप। तो 2 से ज्यादा जिसमें OH ग्रुप हो। अल्डिहाइड और कीटोन मैंने यहाँ लिखा है। अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? CHO ग्रुप होता है अल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोन ग्रुप होता है CO ग्रुप। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी हो, मीन्स 2 से ज्यादा OH ग्रुप हो, आइदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, अ कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं, वो कंपाउंड्स को भी हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के बाद मीन्स कोई कंपाउंड मैंने ले लिया, सपोज मैंने लिया माल्टोस, इसका मैंने किया हाइड्रोलिसिस, तो मुझे क्या मिला? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर कीटोन मिला। इसका मतलब माल्टोस भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद अगर ये कंपाउंड हमको मिलते हैं तो ये कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही बोलेंगे। सो डेफिनेशन क्या हो गई कार्बोहाइड्रेट की? आगे आपको समझ में एग्जैक्ट डेफिनेशन जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है आज में, वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, और द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। तो ये तो हो गई डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। हेडिंग डाल दिया आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई हम कैसे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। मीन्स हाइड्रोलाइज होने के बाद कितने मोनोसैकेराइड्स ये देता है। अब आप बोलोगे सैकेराइड्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम है सैकेराइड्स। सैकेराइड्स क्यों? एक ग्रीक वर्ड है सैकेरोन, सैकेरोन ग्रीक वर्ड है सैकेरोन, जिसका मतलब होता है स्वीट।
बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, इसके लिए इनको सैकेराइड्स भी बोला जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद कितने कंपाउंड्स, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, उस पर डिपेंडिंग इसका क्लासिफिकेशन होता है। देखते हैं फर्स्ट क्या है, मोनोसैकेराइड्स। नाम से समझ में आ रहा है मोनोसैकेराइड मीन्स क्या। मोनो मीन्स व्हाट, मोनो मीन्स वन। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक ही यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर कीटोन है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया ग्लूकोज, दूसरा एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज, और एग्जाम्पल है आपका इरिथ्रोज, दूसरा एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके मोनोसैकेराइड्स के हैं। दूसरा है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। कितने? 2 से 10 डाइसैकेराइड्स में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपने हेडिंग डाल दिया। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये आया है एक ग्रीक वर्ड से सैकेरोन। सैकेरोन का मतलब होता है स्वीट। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, इसके लिए इनका नाम पड़ा सैकेराइड्स। अब सैकेराइड्स कितने टाइप्स के हैं देखिए। पहला टाइप है मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स वन। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जिनके पास एक ही पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर कीटोन है, उनको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जो फर्दर हाइड्रोलिसिस के बाद कोई भी सिंपलर मोनोसैकेराइड्स, कोई भी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट नहीं देते हैं। ऑलरेडी सिंपल है और कितना सिंपल होंगे, इसके लिए इनका नाम है मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स एक ही यूनिट, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एरिथ्रोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ऐसे सैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं। 2 to 10 यूनिट्स मीन्स दो सैकेराइड बनाएंगे, 3 मोनोसैकेराइड बनाएंगे, 4 बनाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कितने मोनोसैकेराइड्स ये बनाते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद, तो इनका नाम कैसे पड़ा देखो। अगर ये 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस तो इनका नाम हो जाएगा डाइसैकेराइड्स। अगर 3 यूनिट देते हैं तो नाम हो जाएगा ट्राइसैकेराइड। 4 देते हैं तो नाम हो जाएगा टेट्रासैकेराइड। समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद 5 यूनिट देते हैं तो क्या आएगा, पेंटासैकेराइड। ऐसे ही 6 यूनिट देते हैं तो हेक्सासैकेराइड। 7 देते हैं तो हेप्टासैकेराइड। 8 देते हैं तो ऑक्टासैकेराइड। 9 देते हैं तो नोनासैकेराइड और 10 देते हैं तो डेकासैकेराइड। ऐसे करके इनके नाम आते हैं। सैकेराइड्स आप लिख सकते हैं। तो कितने मोनोसैकेराइड यूनिट हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये ओलिगोसैकेराइड दे रहे हैं, उन पे डिपेंडिंग ये डिफरेंट सैकेराइड्स बनते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना भारी भरकम याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट ओलिगोसैकेराइड होता है वो होता है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के बारे में ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये सभी के बारे में नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन क्लासिफिकेशन में आपको ये सभी याद रखना है। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, अच्छा डाइसैकेराइड की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। माल्टोज है, लैक्टोज है। अब हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉली मीन्स मोर, मेनी। सो मेनी और 10 मोनोसैकेराइड यूनिट।
A saccharide which gives 10 monosaccharide units on hydrolysis are known as polysaccharides. इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा स्टार्च, सेल्यूलोज, गम्स, ये सारे एग्जाम्पल्स है पॉलीसेकेराइड के। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया पॉलीसेकेराइड का, इसको हम समराइज करते हैं। पॉलीसेकेराइड्स ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट्स को, इसको हम शॉर्ट में समराइज करते हैं। क्लासिफिकेशन पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स ऐसे सेकेराइड्स होते हैं जो फर्दर सिंपलर सब यूनिट्स में डिवाइड नहीं किए जा सकते, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एरिथ्रोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओलिगोसेकेराइड हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं। डिपेंडिंग ऑन कितने मोनोसेकेराइड यूनिट दे रहे हैं उस पर डिपेंडिंग उनका नाम होता है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा एंड सो ऑन। पॉलीसेकेराइड जो है ये मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड देते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, और इसके एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज और गम्स। एक और टाइप का क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, डिपेंडिंग ऑन कि वो रिड्यूसिंग शुगर्स है या नहीं, इस पे डिपेंडिंग क्लासिफिकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए कार्बोहाइड्रेट का। फर्स्ट होता है रिड्यूसिंग शुगर और सेकंड होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सेकेराइड्स नाम क्यों कहां से आया। सेकेराइड्स मीन्स शुगर्स, सेकेरोन मीन्स शुगर। रिड्यूसिंग शुगर्स मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टोलेंस टेस्ट और फेइंग्स टेस्ट दिखाते हैं। तो कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो टोलेंस और फेइंग्स टेस्ट दिखाते हैं? अल्डिहाइड और कीटोन्स टोलेंस और फेइंग्स टेस्ट दिखाते हैं। तो जो भी सैकेराइड्स जिनमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है तो वो ये टेस्ट दिखाएंगे। तो सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स है, और ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनमें फ्री अल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप है वो ये टेस्ट दिखाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए रिड्यूसिंग शुगर के। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल कौन से होंगे? तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए रिड्यूसिंग शुगर के। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल कौन से होंगे? विच डज नॉट शो, कंपाउंड्स विच डज नॉट शो क्या नहीं दिखाएंगे? ये टोलेंस टेस्ट और फेइंग्स टेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो कौन से कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देंगे? जिनमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होगा। डज नॉट कंटेन फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, इनमें कोई भी फ्री अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप नहीं होगा। फ्री अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप नहीं है तभी तो ये टेस्ट नहीं दिखा रहे। तो दो क्लासिफिकेशन हो गए, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत ही छोटा क्लासिफिकेशन है, ये आप बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।